गुड इवनिंग, नमस्कार, वड़क्कम। आप सभी को शुभ आशीर्वाद, और वो आशीर्वाद ऐसा हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सके, सफलता की राह पे चल सके। आप शांत मन के हों और अपने शारीरिक ऊर्जा के साथ साथ, कभी शारीरिक ऊर्जा आपका साथ ना दे तो मानसिक ऊर्जा आपका जो है वो इतना तेज हो कि काम करने से रुके नहीं आप। क्लियर? सो एक बच्चे ने कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन बनाकर भेजा है और उन क्वेश्चनों को मैंने देखा। अच्छा है क्वेश्चन, अभी इनिशियल स्टेज है और इसे और थोड़ा सा इसे निखारना है जिन बच्चों ने भेजा है, और इसे एक थोड़ा यूपीएससी वाला स्टैंडर्ड ला कर देना है। और यदि कुछ प्रश्न यदि मैं देखूं तो मैं एक क्वेश्चन के ऊपर बोलना चाह रहा हूँ। किस बल के कारण किस बल के कारण उच्चावचों का निर्माण होता है? तो उच्चावचों में आपको ही पता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उच्चावच होते हैं, और उसमें बच्चे ने ऑप्शन बनाया था भू आकृतिक बल, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। तो भू आकृतिक बल के ही दो प्रकार हैं, भू आकृतिक बल के ही दो प्रकार हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। तो मेरा यह कहना है कि आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, भू आकृतिक बल, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, तीनों ही सही हैं। क्योंकि जब भू आकृतिक बल होगा तो भू आकृतिक बल के अंतर्गत आपको पता है कि अंतर्जात बल है और बहिर्जात बल है, और अंतर्जात बल की वजह से जो है वो प्राथमिक और द्वितीयक बनता है, और बहिर्जात बल जो अपक्षय और अप्रदन है उससे तृतीयक उच्चावच। इसका मतलब केवल आपने उच्चावच लिखा था, ठीक है? तो इसमें तीनों आंसर सही हैं, एक आंसर नहीं। फिर है प्राथमिक एवं द्वितीयक उच्चावच का निर्माण किस बल के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन है अंतर्जात बल, भू आकृतिक बल, बहिर्जात बल। तो ऑप्शन अंतर्जात बल तो लिखा है, लेकिन ये अंतर्जात बल किसका भाग है? भू आकृतिक बल है। तो भू आकृतिक बल भी ऑप्शन सही होगा क्योंकि वो उसी का भाग है। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे। अदरवाइज आपके क्वेश्चंस ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रश्नों में थोड़ा और अच्छापन लाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो कि अंतर्जात बल, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन अंतर्जात बल से संबंधित सही कथन को निर्देशित कर रहे हैं? चाहे ऐसा कुछ लिखते हैं और एक दो तीन कथन लिखते हैं, उसमें से आप दो तीन कथन जो होता है उसमें से आपकी मर्जी कितना सही रखते कितना गलत, और उसके बाद ए में रखते 1 और 2 करेक्ट, 2 और 3 करेक्ट। क्योंकि यूपीएससी का आप मान के चले 40% क्वेश्चन, 45% क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आप करें, ठीक है? तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ बेटा, भू आकृतिक बल आपने सही तो किया था, भू आकृतिक बल सही किया था, लेकिन साथ साथ में आपका किस बल के कारण उच्चावचों का निर्माण होता है, भू आकृतिक बल के साथ साथ अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, ये तीन ऑप्शन भी सही होंगे, ठीक है? क्योंकि उच्चावच तो सारे प्रकार के हैं। फिर जो आपने लिखा कि प्राथमिक और द्वितीयक उच्चावच का निर्माण किस बल के कारण होता है,
तो अंतर्जात बल तो है ही, लेकिन ये अंतर्जात बल किसका है? भू आकृतिक बल। तो आपने जो क्वेश्चन थर्ड बनाया था उसका। और मैं कहूँगा कि आप सभी लोग इस चीज़ में शामिल हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आप अपने व्हाट्सएप पे जैसे हिंदी में टाइप करते हैं, जो भी करते हैं उसी पे टाइप करके क्वेश्चन बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि कॉपी में लिख कर भेजें आप, ठीक है? आप कॉपी में पेज पर आप डायरेक्टली टाइप करके लिखें। एक अच्छा इनिशिएटिव है और अच्छा कर सकते हैं, तो ये है। सो आप सभी से आप सभी अच्छे बच्चे हैं, लेकिन जो मेहनत करेंगे बेटा उसी को फल मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो आज हम लोग जो है वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को देखने जा रहे हैं, और उसमें हम लोग क्या देखेंगे? वायु द्वारा, और ये जो है ये किस क्षेत्र में होता है ये पहले हम देखें। किस क्षेत्र में ये होगा? तो ये कौन से क्षेत्र में बनता है? शुष्क क्षेत्र, जिसको हम लोग एरिड रीजन कहते हैं, जहाँ की रेनफॉल लगभग आप मान के चलिए कि 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर से कम हो, जहाँ का वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम हो, जो मरुस्थल टाइप का दिखता हो, और इसको 30 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। और दूसरा है आपका अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क का मतलब है सेमी एरिड, और ये जो है उन क्षेत्रों में बनेगा जहाँ पर लगभग आप कह सकते हो 30 से 60 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती हो, तो इसको अर्ध शुष्क। तो जो भी आप स्थलाकृति आज देखेंगे वो है शुष्क या अर्ध शुष्क, और जहाँ शुष्क होता है वो सामान्यतः शुष्क वाला क्षेत्र जो है वो मरुस्थल होता है। शुष्क वाला जो क्षेत्र है वो मरुस्थल है, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ चुका कि पहले ये किस क्षेत्र में बनेगा, जहाँ पर वायु और जो एयो यदि यहाँ पर पूछ दिया जाए, पता नहीं एयो एक लैटिन में क्या है? एयो एक वहाँ पे विंड के गॉड हैं, विंड गॉड। जैसे हमारे यहाँ पवन देव हैं, वैसे लैटिन में एयो है। तो इसीलिए पवनों द्वारा या वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति को आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ तो हमने आपको समझा दिया कि ये किस क्षेत्र में होगा, मरुस्थल वाले क्षेत्र, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में। साथ ही साथ आपको ये समझना है कि आप थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश करूँगा, समझ में आ जाए अच्छी बात है, ना भी समझ में आए तो जब आपका जलवायु की क्लास होती रहेगी। तो अभी जो है आपका, अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मरुस्थल के बनने के कारण क्या है, और विश्व में कौन कौन से मरुस्थल हैं और जहाँ पर ये प्रक्रियाएं होती हैं। ये थोड़ा मैं किताबों और हर चीज़ से हटकर थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ठीक है? पहला है मरुस्थल बनने के कारण। यदि हम देखें, मरुस्थल बनने के आप में से कौन लोग बता सकते हैं कि मरुस्थल, कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि मरुस्थल के बनने के कारण क्या क्या हैं? व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स? यस, मुझे बताएं कि मरुस्थल बनने के क्या क्या कारण हैं। बोला कि हमारे पृथ्वी पर लगभग 25 से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ और उत्तरी और नॉर्थ एंड साउथ अक्षांश पर, जो अक्षांश है वो जो है, जो अक्षांश
अक्षांश पर आपको क्या है, 25 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड सदर्न हेमिस्फेयर जो है गोलार्ध में, और उसके 25 से 35 डिग्री ऊपर और 25 से 35 डिग्री दक्षिण में। यहाँ पर क्या है, हवाएं उतरती हैं और ये पूरी गर्मी वाली नहीं है, गर्मी से थोड़ी सी कमी है, तो उसको उपोष्ण बोलते हैं। जब उष्ण होता है, जो विषुवत रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ तक जो है वो उष्ण कटिबंधीय है, जहाँ पे सूर्य की रोशनी लगभग साल भर आगे पीछे थोड़ा बहुत लंबवत, एक बार तो जरूर लंबवत गिरती है, तो वहाँ पर उसमें गर्मी ज़्यादा है। यहाँ पे उसकी तुलना में गर्मी कम है, लेकिन गर्मी होती है। तो यहाँ पर मैं 25 से 35 डिग्री में मैंने बोला उपोष्ण, उपोष्ण उच्च दबाव का क्षेत्र, अर्थात सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो जहां पर हाई प्रेशर है, क्लियर है, तो आप ये मान के चलिए कि यदि मैंने आपको दिखाया कि ये 25 से 35 डिग्री पहला जो है, यहां पर आपका जो ये विषुवत रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है, ये आपका विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश जिसको कहते हैं आप, ये 0 डिग्री अक्षांश है। और उससे संबंधित यदि मैं लूं तो ये 25 से 35 डिग्री, 25 से 35 डिग्री, 25 से 35 डिग्री, 25 से 35 डिग्री और 25 से 35 डिग्री, 25 से 35 डिग्री। तो जहां पर यहाँ पर उपोष्ण, और इसी तरीके से दक्षिण में भी आपको क्या दिखेगा, ये है 25 से 35, 25 से 35, 25 से 35, इन क्षेत्रों में। तो यहाँ पर उपोष्ण उच्च दबाव का क्षेत्र है, अर्थात हवाएं यहाँ उतर रही हैं। यदि हवाएं उतर रही हैं तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर गर्मी भी रहती है, जब हवाएं उतर रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हवाएं उतर रही हैं तो नीचे वाली हवाओं को जब कोई लेकर ऊपर जा रहा होगा तो उसको उतरती हुई हवाएं रोक देती हैं। उतरती हुई हवाएं उसे क्या कर देंगी, नीचे ही रोक देंगी। तो इसका मतलब है कि जलवाष्प वाला गर्म वायु ऊपर जा नहीं पा रहा है। जब ऊपर जाएगा नहीं तो बादल का निर्माण नहीं होगा। तो 25 से 35 डिग्री, हमने क्या बोला आपको, 25 से 35 डिग्री, 25 से 35 डिग्री, क्या बोला हमने, 25 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशीय वाले क्षेत्रों में उपोष्ण उच्च दबाव का क्षेत्र है, जहां पर, ठीक है लिख लीजिएगा, 25 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, 25 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, जिसे उपोष्ण उच्च दबाव का क्षेत्र कहा जाता है, जिसे उपोष्ण उच्च दबाव का क्षेत्र कहा जाता है, उपोष्ण उच्च दबाव का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं। इस क्षेत्र में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं और उतरने के दौरान, उतरने के दौरान नीचे से ऊपर जाने वाली, नीचे से ऊपर जाने वाली नीचे से ऊपर जाने वाली
जलवाष्प से भरी गर्म वायु, जलवाष्प से भरी गर्म वायु को नीचे ही दबा देता है, नीचे ही दबा देता है। इस कारण, नीचे ही दबा देता है, इस कारण इस क्षेत्र में बहुत ही कम वर्षा होती है, इस क्षेत्र में बहुत ही कम वर्षा होती है। बहुत ही क्या होती है? कम वर्षा। और आपको मैंने जब अपक्षय पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को याद हो कि हमने बताया था कि एक हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया हमने समझाया था रासायनिक अपक्षय में, और हमने बोला था कि जल अपघटन द्वारा जो है क्वार्ट्ज जो है और फेल्सपार टूटकर चिकनी मिट्टी बनाता है और क्वार्ट्ज टूटकर सैंड और सिल्ट। तो आपको बताया था कि उस समय कि तापमान ज़्यादा होनी चाहिए, वर्षा कम होनी चाहिए। राजस्थान में जो मरुस्थल का निर्माण है तो वो तो एक रासायनिक अपक्षयिक प्रक्रिया है, लेकिन वहाँ पर क्यों हो रहा है? यदि वर्षा कम और तापमान ज़्यादा तभी तो वो बनेगा। तो इसका मतलब है कि वो प्रक्रिया तभी चालू होगी। यहाँ पर अब वर्षा कम हो गई और नीचे की जब गर्म जलवायु ऊपर जा रही थी उसको रोक लिया। इसी तरह जब आप मानसून पढ़ेंगे तो मानसून में आपको बताया जाएगा कि अप्रैल मई जून में लू चलता है, तो लू नीचे से गर्मी चलती है, नीचे से गर्मी चलती है। तो भारत के उत्तर मैदान में जब गर्म हवाएं हो जाती हैं और ऊपर नीचे से ऊपर जाने लग जाती हैं तो उसको ऊपर से नीचे उतरती हुई हवाएं उसको रोक देती हैं। तो सारी गर्म हवाएं नीचे ज़मीन की ओर चलती हैं, जो हीट स्ट्रोक और हीट वेव का काम करता है, और कई लोग लू लगकर मरते हैं। तो अर्थात ऊपर से यदि नीचे हवाएं उतरेंगी तो उस क्षेत्र में वर्षा कम हो जाएगी और वो उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको आइडिया। इसीलिए, और ये पूरा क्लियर है आपको? ये आपको क्या समझाया मैंने? उपोष्ण उच्च दबाव, जो 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में जो बन रहा है ये क्षेत्र, और ये क्षेत्र जो है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या बन रहा है। तो इस प्रकार से आपको, और ये बेल्ट आप जब मानसून पढ़ेंगे तो ये बेल्ट ऊपर नीचे भी जाता है थोड़ा सा, ये 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री, थोड़ा बहुत ये जो बेल्ट है ऊपर नीचे भी जाता है। तो इतने बड़े क्षेत्र में मरुस्थल बनने के कारण बन जाते हैं। क्लियर? तो ये आपको शायद समझ में आ गया कि उपोष्ण उच्च दबाव जो आपका है वो भी एक इसका क्या है, मुख्य कारण है एक। और पहला हमने समझा दिया उपोष्ण उच्च दबाव का क्षेत्र। दूसरा हम समझाने जा रहे हैं ठंडी जलधाराएं, कोल्ड ओशियन करंट, कोल्ड ओशियन करंट, कोल्ड ओशियन करंट। तो आप याद करेंगे कि कोल्ड ओशियन करंट कौन कौन से हैं। कोल्ड ओशियन करंट, पहला मेरे साथ जो मैं कुछ याद कराना चाहता हूं आपको, पहले दिमाग में थोड़ा सा स्टोर करें, फिर मैप में भी दिखा दूंगा। मैंने बोलेंगे कैलिफोर्निया, पेरुवियन, कैलिफोर्निया, पेरुवियन, कैलिफोर्निया, पेरुवियन, कैलिफोर्नियन। तो कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा। दूसरा पेरुवियन ठंडी जलधारा।
फिर हमने बोला ये दो आपके दिमाग में सेट हो गए, फिर पिक्चराइजेशन से भी सेट कर दूंगा मैं। फिर उसके पश्चात हमने आपको बोला बेंगुएला, क्या हमने बोला? बेंगुएला कैनरी, बेंगुएला कैनरी, बेंगुएला कैनरी। यस, एक कैनरी बर्ड हुआ करती थी, बड़ा अच्छा गाना